हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रिंजेंट के बारे में। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ टिश्यू दैट ड्राई अप सिक्रेशन। तो एस्ट्रिंजेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सिक्रेशन को रोकते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है या फिर श्रिंक कर देता है। इससे क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग हो रहा हो स्किन से वो रुक जाता है। तो इस तरीके से आपका जो एस्ट्रिंजेंट है वो काम करता है। अब है इसमें दिस रिड्यूसेस एडिमा एंड इन्फ्लामेशन। तो जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाएगा तब हम एस्ट्रिंजेंट यूज़ करेंगे। ये जो सेल्स हैं उसको श्रिंक कर देगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग अगर रुकेगा तो सीधी सी बात है उसमें जो एडिमा हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, वो सब कम हो जाएगा और साथ ही जलन भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से एस्ट्रिंजेंट काम करता है। दे आर यूजुअली अप्लाई टू डैमेज्ड स्किन टॉपिकली और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई ट्रैक। तो ये जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं इनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? तो दो जगह इसको अप्लाई किया जाएगा। पहला तो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है स्किन में, जैसे कि अगर आपको पता होगा शेविंग कराने के बाद फिटकिरी लगाया जाता है। तो वो जो फिटकिरी है वो ऐसे एस्ट्रिंजेंट काम में आता है। वो क्या करता है, जैसे शेविंग कराने के बाद जो पोर्स हैं स्किन के वो ओपन हो जाते हैं, छोटे मोटे अगर कट्स लग जाते हैं तो स्ट्रिंजेंट या फिर फिटकिरी लगाने से क्या होता है, जो कट हुआ है स्किन में या फिर जो पोर्स ओपन हुए हैं वो बंद हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे ब्लीडिंग भी रुक जाता है और उससे इन्फ्लामेशन और एडिमा भी कम हो जाता है। तो इसे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन में, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है कि ये पोर्स को, स्किन के पोर्स को टाइट करेगा, सेल्स को टाइट करेगा। तो इसीलिए इसका यूज टॉपिकली किया जाता है। इसके अलावा हम इसे जीआई ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो जीआई ट्रैक है उसका जो आउटर लेयर है वहां पर एस्ट्रिंजेंट का यूज किया जाता है। तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट के डिटेल्स। इस टॉपिक में हम दो कंपाउंड्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा रहेगा जिंक सल्फेट और दूसरा कंपाउंड हमारा रहेगा पोटाश एलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कंपाउंड से, जो कि है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ZnSO4। दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है जिंक और सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक रहेगा और सल्फेट रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 161.47 ग्राम पर मोल। अगर जिंक सल्फेट के सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एज अ मिनरल ZnSO4 into 7H2O इज नोन एज गॉसलेराइट। तो ये क्या है, आपका जिंक सल्फेट का मिनरल फॉर्म है। मिनरल फॉर्म कहने का मतलब है कि जो जिंक सल्फेट है वो तो यहाँ है ही, इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर। तो इस फॉर्म में इसे क्या कहा जाता है, गॉसलेराइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह है इसके सिनोनिम। प्रिपरेशन मेथड अगर हम देखें जिंक सल्फेट का तो इसे हम तीन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है इसमें आपका प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मेटेलिक जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आपका मेटेलिक जिंक को बॉयल किया जाए, किसके साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो इन दोनों के रिएक्शन से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसमें हमारा सबसे पहला चीज रहेगा जिंक। तो हम यहाँ पर मेटेलिक जिंक लेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर आपका रहेगा Zn प्लस, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेना है, जो कि है H2SO4। अब इन दोनों के रिएक्शन से मेनली हम यहाँ पर क्या करें, बॉइलिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हीट का साइन लगा देंगे क्योंकि ये बॉईल हो रहा है। तो इन दोनों के रिएक्शन से होता है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन। ZnSO4 यहाँ पर बनेगा और जो आपका बच रहा है H2 बच रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व हो जाएगा यहाँ रिएक्शन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ये आपका जा रहा है H2SO4 के पास में और उससे जाके ये अटैच हो जा रहा है, जिससे ये बना रहा है जिंक सल्फेट। और आपका ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जा रहा है और यहाँ पर ये इवॉल्व हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो इस तरीके से पहले मेथड से हम जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो इसमें आपका है फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिंक सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग जिंक ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हमें फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक सल्फेट बनाना हो, फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो जिंक सल्फेट होता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म का जिंक सल्फेट होता है, क्योंकि इसे हम अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं, इसीलिए हाईली प्योर फॉर्म होता है किसी भी जिंक सल्फेट का। तो जब हमें फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक सल्फेट बनाना हो, यानी कि हाईली प्योर फॉर्म में जिंक सल्फेट जब हमें बनाना हो, तब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ में और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो जब आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो इन दोनों के रिएक्शन से फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो जिंक सल्फेट है वो फॉर्म होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सिंपली इसमें आपका दो मॉलिक्यूल है। पहला तो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये होता है ZnO। ठीक है, जिंक रहेगा और ऑक्साइड रहेगा यानी ऑक्सीजन रहेगा। ZnO होता है इसका फॉर्मूला प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे H2SO4, H2SO4। अब इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर आपका बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का नॉर्मली हम फॉर्मूला लिख लेंगे ZnSO4 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, H2O बच रहा है, तो उसे हम लिख लेंगे H2O। तो इस तरीके से हम जिंक सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है आपका, ये जो जिंक है ये आपका अटैच हो गया फिर से SO4 के साथ में, जैसे इसमें हुआ था वैसे ही यहाँ पर ये अटैच हो गया है, ZnSO4 बना लिया है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ का H2 बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, और यहाँ जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन बच रहा है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2O, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सेकेंड मेथड से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका तीसरा मेथड क्या होता है। तो तीसरे मेथड में इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिंक सल्फाइड इन एयर। तो जब जिंक सल्फाइड को एयर में हीट किया जाए तब उससे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। जिंक सल्फाइड यहाँ पर हम लेंगे, जिंक ब्लेंड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड का नॉर्मल फॉर्मूला हो जाता है आपका ZnS, जिंक और सल्फर, सल्फाइड यानी कि सल्फर, तो ZnS होता है जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला। और इसमें एयर लिखा हुआ है, एयर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसका हीटिंग हो रहा है। तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए जहाँ भी एयर होता है वहाँ पर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिख लेंगे, मेनली यहाँ पर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर आपका बनता है ZnSO4। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो ऑक्सीजन है ये सिंपली बस जाके यहाँ पर ऐड हुआ है सल्फर के बाद। पहला है आपका जिंक, दूसरा है आपका यहाँ सल्फर, और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। 2O2 है इसलिए यहाँ पर O4 बना लिया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है तीसरे मेथड से। तो ये थे इसके प्रिपरेशंस मेथड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो जिंक सल्फेट आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है या फिर पाउडर के फॉर्म में होता है। नॉर्मली अगर आप लैब में देखे होंगे जिंक सल्फेट तो वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है इसका। नेक्स्ट है ऑर्डरलेस एस्ट्रिंजेंट मेटालिक टेस्ट। इसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं पाया जाता है, ऑर्डरलेस रहता है ये। साथ ही ये रहेगा एस्ट्रिंजेंट मेटालिक टेस्ट का। एस्ट्रिंजेंट इसीलिए क्योंकि ये हम एस्ट्रिंजेंट में पढ़ रहे हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस्ट्रिंजेंट लाइक प्रॉपर्टी होती है। साथ ही मेटालिक टेस्ट होता है इसका, क्योंकि मेटल प्रेजेंट है इसमें, जिंक एक मेटल होता है, इसी वजह से इसका जो टेस्ट है वो मेटालिक टेस्ट का होता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन। तो आपका ये जो जिंक सल्फेट है वो वाटर में और ग्लिसरीन में सॉल्युबल होता है। ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें यूजेस की तो जो जिंक सल्फेट है उसे हम बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। पहला तो इसका यूज़ हो जाएगा एज ए स्ट्रिंजेंट, हम इसको एस्ट्रिंजेंट में पढ़ रहे हैं, एज ए स्ट्रिंजेंट इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन इमेटिक्स के ड्रग्स में भी जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है। इमेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि वॉमिटिंग कॉज कराते हैं, तो इमेटिक्स में भी जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एज एन ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट, तो इसका यूज ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी किया जाएगा। टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट तो ये है ही, इसके अलावा ये ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट भी है। ऑप्थेल्मिक कहने का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको हम आंखों में यूज करते हैं, आईज में जो यूज करा जाएगा उसको बोला जाता है ऑप्थेल्मिक। तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट के जैसे भी इसका यूज होता है। अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो रिफ्लेक्स इमेटिक, स्पेशली इन नार्कोटिक पॉइजनिंग, जिसको ओपियम एल्केलॉइड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। तो ये आपका रिफ्लक्स इमेटिक के जैसे यूज में आता है। रिफ्लक्स इमेटिक कहने का मतलब है कि ये वही वॉमिटिंग कॉज करेगा, ठीक है, और किस में करेगा ये, स्पेशली आपका नार्कोटिक पॉइजनिंग। नार्कोटिक से जब कोई पॉइजनिंग हो जाए, नार्कोटिक ड्रग्स आप सुने होंगे जो नशा, बेसिकली नशा कॉज करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है नार्कोटिक प्रोडक्ट्स। तो ओपियम एल्केलॉइड पॉइजनिंग, जो ओपियम होता है ये भी एक नार्कोटिक प्रोडक्ट होता है। तो जब ओपियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली जो एल्केलॉइड प्रोडक्ट होते हैं ओपियम के, जब उसका पॉइजनिंग हो जाए तब जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है एज अ इमेटिक। तो इससे क्या हो जाएगा, वोमिटिंग कॉज हो जाएगा। किसी ने भी अगर नार्कोटिक खा लिया है, पॉइजनिंग हो गई नार्कोटिक की, तो एज ए इमेटिक एजेंट ये काम में आएगा, वोमिटिंग कॉज करा देगा और पॉइजनिंग कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जिंक सल्फेट का यूज अलग अलग तरीकों से करते हैं। इसमें हमारा दूसरा कंपाउंड है पोटाश एलम। पोटाश एलम नॉर्मली इसे हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, जो नॉर्मली हम घर में भी यूज करते हैं। तो पोटाश एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KAlSO4 twice into 12H2O, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 474.07 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारा कंपाउंड्स प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। इसीलिए इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 474 ग्राम पर मोल है इसका वेट।
अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका जो पोटाश एलम है उसे एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आप देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और ये जो SO4 है इसे सल्फेट बोला जाता है, तो सल्फेट भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अगर प्रिपरेशन मेथड देखें पोटाश एलम का तो सिंपली हम इसे एक प्रिपरेशन मेथड से बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पोटाश एलम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट टू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसमें क्या किया जाता है, दो सॉल्यूशन लिया जाता है। पहले में आपका लिया जाएगा पोटेशियम सल्फेट का हॉट सॉल्यूशन, दूसरा आपका लिया जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का हॉट सॉल्यूशन। इन दोनों के हॉट सॉल्यूशन को आपस में मिला देते हैं। जैसे ही इसे मिलाया जाता है आपका पोटाश एलम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें आपका दो मॉलिक्यूल तो रहेगा ही, आपका रहेगा पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अलावा हम इसका हॉट सॉल्यूशन ले रहे हैं। हॉट सॉल्यूशन इसे वाटर में बनाया जाता है इसका सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंपाउंड्स है। पहला है आपका पोटेशियम सल्फेट। तो जो पोटेशियम सल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है K2SO4। दूसरा चीज रहेगा इसमें आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमने क्या लिया, हॉट सॉल्यूशन लिया। दोनों का हॉट सॉल्यूशन हमने वाटर में बनाया है, इसीलिए यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होगा। तो उसे हम लिख लेंगे। तो मेनली यहाँ पर आपका H2O रहेगा और ये भी आपका कितना रहेगा, 24 मॉलिक्यूल H2O का रहेगा। अब इन तीनों के रिएक्शन से यहाँ पर आपका बनता है पोटाश एलम। पोटाश एलम हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे KAlSO4 ट्वाइस इंटू 12H2O। और ये आपका यहाँ पर जो पोटाश एलम बन रहा है ये मेनली आपका दो मॉलिक्यूल बनेगा पोटाश एलम का। अगर हम इसका मॉलिक्यूल चेक करें तो यहाँ पर आपका दो पोटेशियम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दो पोटेशियम आ गया, प्रेजेंट हो गया। दो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दो एल्यूमिनियम का हो गया। सल्फेट आप देखिए यहाँ पर कितना है, 2 × 2 4 सल्फेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर गिने अगर हम तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल 4 सल्फेट इस साइड भी प्रेजेंट हैं। 24 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर वाटर का प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी 12 × 2 24 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर वाटर का आ गया। तो इस तरीके से हम इस मेथड से पोटाश एलम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो जो पोटाश एलम होता है वो आपका होता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। घर में आप फिटकरी देखे होंगे, वही आपका पोटाश एलम है। उसे आप देखे होंगे, वो कलरलेस होता है, कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट टाइप का क्रिस्टल होता है उसका। तो वही इसकी प्रॉपर्टी है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। एसिडिक इन नेचर, ये आपका जो पोटाश एलम है ये एसिडिक इन नेचर होता है। इसका जो नेचर होता है वो एसिड होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, आपके ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एसिडिक नेचर रखता है, इसीलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इसका जो एसिडिक वैल्यू है, पीएच है मेनली, इसका जो पीएच है वो आपका होता है 4.6 के आसपास रहता है। तो 7 से कम है, 7 से जो कम होता है पीएच रेंज वो आपका एसिडिक में आता है, इसीलिए ये थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है स्वीट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, मीठा टाइप का इसका टेस्ट होता है और स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसके यूजेस देखें तो फिटकरी का यूज़ आप घर में भी जानते होंगे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आप उसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पानी को अगर साफ़ करना हो तब हम फिटकरी डालते हैं। फिटकरी से क्या होता है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स या जो भी गंदगी है पानी की वो नीचे जम जाती है। तो इसका यूज़ जैसे वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप जनरल लाइफ में देखते होंगे आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो यहाँ पर मैंने 3 यूजेस डाले हैं। पहला है आपका एंटीसेप्टिक। ये जो आपका पोटाश एलम है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है, इसीलिए जब ब्लीडिंग होता है या छोटा मोटा कट लग जाता है तब उसमें फिटकरी लगाया जाता है। जैसे शेविंग का मैंने एग्जांपल दिया था, तो छोटा मोटा अगर ब्लेड से कट लग जाता है तब फिटकरी का सॉल्यूशन लगाते हैं और फिटकरी उसमें रगड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो कट है उसमें जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है वहाँ पर। तो ये एज अ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है। और दूसरा है आपका लोकल स्टैप्टिक। लोकल स्टैप्टिक कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट।
अगर कट लग गया है, छोटा मोटा कट, तो वो उसकी ब्लीडिंग को रोक देगा, जो खून निकलने का प्रोसेस है उसको वो रोक देगा। कैसे रोकेगा? तो ये आपके जो स्किन के पोर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, श्रिंक कर देगा। ये हम इसके डेफिनेशन में पढ़े थे। ये क्या करता है? टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है या फिर श्रिंक कर देता है या सिकुड़ देता है। ठीक है, जैसे पोर्स हैं, बड़े बड़े पोर्स, अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, कट लग गया है, तो यहाँ पर जो पोर्स हैं उसको ये छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इससे क्या होगा? जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा। तो ये आपका लोकल स्टेप्टी के जैसे काम में आता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, used in biological preparations such as alum precipitated tetanus toxoids and alum precipitated diphtheria toxoid। तो इसका यूज़ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में भी किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस यानी कि वैक्सीन्स, जो वैक्सीन आप सुने होंगे, डिप्थीरिया का आता है, टिटनस का आता है, तो ये जो वैक्सीन्स है इसका जब एलम प्रेसिपिटेटेड फॉर्म बनाया जाता है, एलम प्रेसिपिटेटेड कहने का मतलब है जो टिटनस का वैक्सीन है या फिर जो डिप्थीरिया का वैक्सीन है उसको हाईली प्योर फॉर्म में जब बनाया जाता है तब आपका किसका यूज़ होता है? पोटाश एलम का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी किया जाता है, मेनली जब एलम प्रेसिपिटेटेड टिटेनस का वैक्सीन बनाना हो या फिर एलम प्रेसिपिटेटेड डिप्थीरिया का वैक्सीन बनाना हो। तो इस तरीके से हम पोटाश एलम का यूज बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में करते हैं। तो ये थे हमारे आज के दोनों कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।